की डिमांड उस चीज की सप्लाई पे डिपेंड करती है, सप्लाई डिमांड पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, इकोनॉमिक्स का इतना ही तो मतलब है, डिमांड सप्लाई। कौन डिमांड कर रहा है, किसी को सप्लाई करनी, बेचना और खरीदना, इकोनॉमिक्स का लेमैन टर्म्स में तो यही मतलब है। डिमांड हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। डिमांड पर ही डिपेंड करता है बेटा प्रोडक्शन, जितना डिमांड होगा उतना ही प्रोडक्शन होगा, ठीक। प्रोडक्शन से हमारी कॉस्ट रिलेट हो जाती है कि जितना प्रोडक्शन है उतना उसमें पैसा लगेगा। सप्लाई में जितना हम बेचते हैं उससे हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है रेवेन्यू का, क्या बात के नहीं। ये सब कुछ आपस में कनेक्टेड है, ठीक। इन अ वे हम इनमें से काफी सारे चैप्टर कर चुके हैं, डिमांड कर लिया है, प्रोडक्शन कर लिया है, कॉस्ट कर लिया, रेवेन्यू कर लिया, सप्लाई कर लिया। सप्लाई करने के बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद तो केवल मार्केट रिफॉर्म्स ही बच्चे हमने पढ़ने को, है बात कि नहीं। क्योंकि यानी एक तरह से तुम पूरे मार्केट की स्टडी कर चुके हो, अब केवल मार्केट रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ना बचेगा आफ्टर सप्लाई, ठीक है। अगर एक ओवरव्यू की बात की जाए तो अगर मैं तुमसे पूछूं सप्लाई क्या होती है तो क्या बोलोगे? है बात की नहीं। सप्लाई में क्या बोलोगे? बोलोगे सप्लाई में मैम डेफिनेशन तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जितना मांगा जाएगा, मतलब जब कोई इंसान डिमांड करता है तो बदले में आदमी कुछ उसको देता है तो उसको सप्लाई कहते हैं, इतना तो होगा। ये तो पता ही होगा। सप्लाई का मतलब क्या है? किसी को कोई चीज प्रोवाइड करना, है बात की नहीं। तो यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ठीक है, किसी पर्टिकुलर प्राइस पर कोई फर्म या आदमी जितनी चीज बेचने को रेडी है उसको सप्लाई बोलेंगे कि नहीं? यस मैम। तुम दुकान में गए पेन खरीदने, तुमने बोला 5 पेन चाहिए, उसने दे दिया तुमको 5 की रेट पर, 25 रुपए के हैं। फिर तुमने 50 पेन मांगे, उसने दे दिया तुमको 250 में। फिर तुमने 500 पेन मांगे तो उसने तुम्हें दे दिया 2500 में। फिर तुमने 5 लाख पेन मांग लिए, उसके पास 5 लाख पेन था नहीं। 5 लाख पेन उसके पास नहीं था, इसका मतलब वो मना करेगा तुमको कि भाई मेरे पास इतना सप्लाई अवेलेबल है ही नहीं। मतलब गिवन टाइम गिवन प्राइस पर फर्म जितना दे सकता है वही ना सप्लाई होगा, समझ गए। जितना तुम मांग रहे हो वो डिमांड है, बट जितना मिल पाएगा वो सप्लाई है, ठीक। डिमांड है इस केस में 5 लाख, लेकिन सप्लाई विल बी नियरली 50,000 और 1,00,000 जितने होंगे उसके पास। सप्लाई का मतलब होता है किसी टाइम पे किसी प्राइस में कोई फर्म सेलर कितना कमोडिटी को कितनी क्वांटिटी में सप्लाई करने को रेडी है, उसको उस क्वांटिटी का सप्लाई बोला जाता है। समझ में आ गई लैंग्वेज? यस। डेफिनेशन क्लियर है? अगर डेफिनेशन क्लियर है तो फटाफट लिख दो इसको, ठीक है। लिखो सप्लाई रेफर्स टू, ये है सप्लाई की डेफिनेशन। सप्लाई रेफर टू मतलब रेफर बताती है, क्या बताती है? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, किसी कमोडिटी की वो क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ फर्म, जो कि कोई फर्म इज विलिंग, उसका मन भी है देने का, ठीक है, एंड एबल टू ऑफर। किसी कमोडिटी, सप्लाई रेफर्स टू अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, ये कमोडिटी की वो क्वांटिटी है जो कि कोई फर्म आपको देना चाहती है और देने में सक्षम भी है फॉर सेल। क्या करने के लिए? दान में देगी क्या? सेल में देगी। एट अ गिवन प्राइस, किसी एक गिवन प्राइस पर, एट अ गिवन टाइम, ठीक है। डिमांड में भी हमने यही कॉन्सेप्ट लगाया था, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी refers to quantity of a commodity demanded by a firm or a person at a given price at a given time। याद आया? डिमांड के भी दो फैक्टर थे कि एक प्राइस एक टाइम पे जितनी कमोडिटी कोई मांग रहा है खरीदने को, क्या विलिंग था केवल या फिर अफोर्ड भी आता है डिमांड में? हाँ?
क्या चीज? डिमांड में क्या केवल ये आता है कि अ फर्म इज विलिंग टू बाय, और अफोर्ड भी आता है। एट अ पर्टिकुलर अफोर्ड भी प्राइस आएगा। अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि अगर केवल विलिंग है तो वो विश मानी जाएगी, समझ गए। डिमांड Yes. तभी बन Yes. सकती है जब एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन टाइम फर्म इज विलिंग टू बाई। बाई मतलब पैसा है उसके पास, समझ गए। Yes. Yes. टू बाय नहीं होगा, वही डिमांड जैसा है सिमिलरली सप्लाई है, बस जहां पर क्वांटिटी डिमांडेड है वहीं सेलिंग लगा देना है। सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज अ क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी दैट अ फर्म इज विलिंग टू सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, Yes. Yes. अब भी ना समझो तो भगवान भला करे तुम लोगों का। तो किन 4 चीजों पे डिपेंड करेगी सप्लाई, बताओ मुझे। सबसे पहले सप्लाई किस चीज पे डिपेंड करेगी? Demand. Price. डिमांड तो करेगी। सबसे पहले सप्लाई और डिमांड एक चीज पर डिपेंड करते हैं, प्राइस पर, दूसरे टाइम पर, तीसरा कितना क्वांटिटी मांगा गया है, यानी डिमांड इन अ वे, ठीक। चौथा विलिंगनेस टू सेल, बेचने का मन है तुम्हारा, ठीक है। इसको समझना टफ है कि क्या होंगे डिटर्मिनेंट्स। सप्लाई के क्या एलिमेंट है? पहला एलिमेंट तो ये है कि कितने पैसे में तुम बेचना चाहते हो और किस टाइम पर बेचना चाहते हो, कितनी क्वांटिटी बेचना चाहते हो, और चौथा बेचना चाहते भी हो या नहीं, ठीक है। तो किसी भी चीज की सप्लाई 4 एसेंशियल एलिमेंट पे डिपेंड करेगी। मेरा मन है बेचने का, प्राइस भी ठीक है, 1 लाख पेन भी बेचने का मन है, लेकिन बेचने का मन आज नहीं है कल है, तो क्या सप्लाई आज होगी? No. नहीं होगी। तो ये चारों एसेंशियल एलिमेंट है सप्लाई के। ये एक गिवन प्राइस पे एक गिवन टाइम में जितना कमोडिटी या क्वांटिटी का आप देना चाहते हैं, इन अ वे डेफिनेशन ही लिखी हुई है, ठीक है। सप्लाई तो समझ आ गई। एक कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं स्टॉक। डेफिनेशन पूछ सकता है, व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक क्या होता है, पता है किसी को? Yes, मैम। कितना गुड्स कितना उनके goods पास है। स्टोर करके इतना रखा है, इन अ वे लेमन लैंग्वेज में तो स्टॉक का Yes, यही मतलब है जितना स्टोर करके रखा हुआ है। उसी को थोड़ा इकोनॉमिक Yes. लैंग्वेज, इसको इकोनॉमिक कपड़े पहना देते हैं इस डेफिनेशन को। सप्लाई क्या है? ये है वो टोटल क्वांटिटी जो तुमने कहीं पे छुपाई हुई है, रखी हुई है भर के बोरों में। तो ये है टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है, दैट इज अवेलेबल at a particular point of time, ठीक है। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है कि कोई क्वांटिटी किसी फर्म के साथ टोटल क्वांटिटी, ये जरूरी है, समझ गए। एग्जाम्पल समझो, मेरे गोडाउन में 5 लाख पेन पड़े हैं, लेकिन फिलहाल मैं 1 लाख ही बेच रहा हूं। जो तुम 1 लाख बेच रहे हो वो तो है सप्लाई, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा मन 1 लाख को बेचने का ही है, विलिंगनेस टू सेल। लेकिन जो गोडाउन में पूरे नंबर ऑफ पेन पड़े हुए हैं वो तुम्हारा आज की डेट में स्टॉक है, ठीक है। तो स्टॉक सप्लाई के बराबर भी हो सकता है, सप्लाई से ज्यादा भी हो सकता है। क्या सप्लाई से कम हो जाएगा स्टॉक? नो मैम। नहीं, क्योंकि मैक्सिमम उतना ही बेच सकते हो जितना स्टॉक है, ठीक है। Yes. ऐसा नहीं है कि स्टॉक 5 लाख का लेकिन बेच दिया 8 लाख, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो स्टॉक मतलब किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में टोटल क्वांटिटी जो तुम्हारे पास अवेलेबल है वो स्टॉक है। लेकिन सप्लाई जरूरी नहीं है हमेशा टोटल क्वांटिटी की हो, ठीक है, कम की भी हो सकती है, जितना मांगोगे उतना ही मिलेगा। तो स्टॉक समझ आ गया अपने को? यस। ओके, सप्लाई वर्सेस स्टॉक में अगर डिफरेंस पूछेंगे बता दोगे?
Yes, ma'am. तो बोलोगे सप्लाई इज अ क्वांटिटी दैट अ सेलर इज विलिंग टू ऑफर, जितना उसका देने का मन है। स्टॉक वो है जो उसके पास टोटल अवेलेबल है। ठीक है, Yes, ma'am. सप्लाई स्टॉक हमको समझ आ गया। अब सप्लाई कितने तरह की होती है, डिमांड कितने तरह की होती है? Individual demand and market demand. वेरी गुड। डिमांड दो तरह की होती थी, एक थी इंडिविजुअल, जो बंदा कितना मांग रहा है, पूरा मार्केट का कितना डिमांड है, वो था मार्केट डिमांड। सारी इंडिविजुअल यानी इंडिविजुअल 1 की डिमांड प्लस इंडिविजुअल 2 की डिमांड, इंडिविजुअल 3 की डिमांड, इंडिविजुअल 4 की डिमांड करते थे तो पूरे मार्केट की डिमांड बन जाती थी। Yes. सारी इंडिविजुअल डिमांड को ऐड कर देते हैं, मार्केट की डिमांड बन जाती थी। याद आया? Yes, ma'am. तो डिमांड दो तरह की होती है, एक इंडिविजुअल जो एक सिंगल बंदा मांग रहा होता है, और एक होती मार्केट डिमांड जो पूरी मार्केट मांग रही होती है बात की नहीं? उस समय मैंने Yes, मार्केट डिमांड में चांदनी चौक का एग्जांपल दिया था, इंडिविजुअल डिमांड में एक स्टोर का। सिमिलरली सप्लाई कितनी तरह की होती है? इंडिविजुअल सप्लाई और दूसरी होती है मार्केट सप्लाई। अगर चिपक के पढ़ोगे ना कॉन्सेप्ट से तो बिल्कुल एज इट इज मिरर इमेज दिखेगी तुमको। सप्लाई ऑफ 1, सप्लाई ऑफ 2, सप्लाई ऑफ 3 क्या बन गया? मार्केट की सप्लाई। कुछ दिख रहा है, समझ आ रहा है? Yes, ma'am. इंडिविजुअल Yes, सप्लाई ma'am. को जोड़ देंगे तो मार्केट सप्लाई बन जाएगी। अब तुमसे पूछे डिमांड कितनी तरह की? दो तरह की। सप्लाई कितनी तरह की? दो तरह की। ठीक है, तो होती है दो तरह की सप्लाई। अगर इन लोगों में इतना ही रिलेशन है तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड और डिटर्मिनेंट सप्लाई भी एक ही जैसे होंगे, Yes, ma'am. है बात की नहीं? तो इंडिविजुअल Yes, और ma'am. मार्केट डिमांड समझ आ गई तुम लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये डेफिनेशन है इंडिविजुअल डिमांड की। क्या है इंडिविजुअल डिमांड की इंडिविजुअल सप्लाई की डेफिनेशन? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ सिंगल फर्म इज विलिंग टू ऑफर, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी दैट एंटायर मार्केट इज विलिंग टू ऑफर। समझ गए? Yes, पूरी ma'am. मार्केट में जितनी सप्लाई चल रही है वो मार्केट की सप्लाई है, और एक बंदे ने जितनी सप्लाई करनी है वो इंडिविजुअल सप्लाई है। तो ये मैं दोबारा, ये रिडंडेंट चीज है इसलिए मैं इसको डेफिनेशन नहीं लिखा रही हूँ। मैं लिख लो, इक्वेशन बना लो और दिमाग में बैठा लो, क्योंकि अब टाइम आ गया है कि किताब में से चीजें हटाओ और दिमाग में बैठाओ। समझ गए? यही काम आएगा। बुक में छपा रहने दो जो वर्ण संड छपा हुआ है, अपने दिमाग में सही चीज रखो, बस पेपर उसी से निकलता है। ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है, और जो लोग अपना सीए पीए और इन सब की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए भी एकदम बेस्ट है ये। एकदम ऑब्जेक्टिव स्टडी करोगे कभी लाइफ में फेल नहीं होगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ लिया तुमने, लाइफ टाइम के लिए काम आने वाला है। अब तुम्हें क्या चीज याद आ जाए किसी से बात करते वक्त, इंटरव्यू देते वक्त, एग्जाम देते वक्त, यू नेवर नो। ह्यूमन ब्रेन बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो चीजें अलग तरह से रिलेट करता है। कभी कभी लोग गलत इंफॉर्मेशन का फायदा उठा करके सही तुक्के लगा देते हैं एग्जाम में, क्योंकि वो चीजों के बारे में अलग तरह से सोचते हैं। नॉलेज बेस जितना रखो क्लियर रखो, समझ गए? कंफ्यूजन वाला स्टडी कभी मत करो, क्योंकि उसका नुकसान तुम्हारा एक एग्जाम में नहीं होगा, लाइफ में हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया Yes, इंडिविजुअल मार्केट का? ठीक है भैया, समझ आ गया। Yes, ma'am. तो डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं अपन। अब डिटर्मिनेंट में क्या पढ़ेंगे? पहले हमने डिटर्मिनेंट भी दो तरह के होते थे। क्या होता था? एक तो इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट था, इंडिविजुअल डिमांड के डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट ऑफ मार्केट डिमांड। डिटर्मिनेंट ऑफ मार्केट डिमांड थे, उसमें 2-3 डिटर्मिनेंट ज्यादा थे, है बात की नहीं? सीजन क्या है और ये वो तो भी देखते हैं। खैर, डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई की जब बात करेंगे, यानी कौन कौन सी चीज सप्लाई को इफेक्ट इम्पैक्ट करती है, तो पहला दिमाग तो डिमांड में भी प्राइस था, इसमें भी प्राइस ही होगा, है बात की नहीं? Yes. डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड पढ़ा तब भी पहला डिटर्मिनेंट तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी ही था, लेकिन वहां पे प्राइस का क्या था? इनवर्स रिलेशन था, जितना प्राइस बढ़ेगा उतना डिमांड घटेगा। यहाँ पे सप्लाई का प्रोपोर्शनेट रिलेशन है, जितना प्राइस बढ़ेगा उतना सप्लाई बढ़ेगा। समझ गए? हमने Yes, डिटरमिनेंट ऑफ ma'am. डिमांड में पहला पढ़ा था प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, लेकिन वहां प्राइस का रिश्ता उल्टा था डिमांड के साथ, इनवर्स रिलेशन बोलते हैं जिसको। यानी जितनी डिमांड बढ़ेगी उतनी प्राइस घटनी चाहिए, और जितनी प्राइस बढ़ेगी उतनी डिमांड घटनी चाहिए। लेकिन सप्लाई के केस में ऐसा नहीं होता है। सप्लाई जो है वो प्राइस से डायरेक्टली रिलेटेड होती है, बस इतना ही फर्क है डिमांड और सप्लाई में। समझ गए?
बाकी फैक्टर्स एकदम एक जैसे हैं, Yes. डेफिनेशंस एक जैसी हैं, केवल रूल ही चेंज हो गया। तो अब मुझे बताओ लॉ ऑफ सप्लाई क्या होगा? लॉ ऑफ डिमांड पता था? Law of demand says if we keep the other factors constant, as the price of the commodity increases, its demand will increase. Yes. sir. यही था। Hmm. Law of supply क्या करेगा? As we keep the other factors constant, if the price of the commodity is increasing, the supply will increase. ठीक है, एक ही जैसे हैं दोनों चैप्टर, बस केवल Yes, यही sir. फर्क है Yes, कि ma'am. प्राइस का डिमांड से इनवर्स रिलेशन है, लेकिन सप्लाई से डायरेक्ट रिलेशन है। भाई तुमको कोई चीज 5 रुपए में तुम बेच रहे हो, ठीक है, बंदा आके कहेगा मैं तुम्हें 10 रुपए ऑफर करूंगा, तो क्या तुम सप्लाई नहीं बढ़ाओगे? बढ़ाओगे। सप्लाई डायरेक्टली रिलेटेड होती है प्राइस से, जितना प्राइस बढ़ता है उतनी सप्लाई बढ़ती जाती है। तो तुमने अभी पढ़ लिया लॉ ऑफ सप्लाई, क्या तुम्हें पता चला कि तुमने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ लिया ऑलरेडी? लॉ ऑफ सप्लाई बिल्कुल लॉ ऑफ डिमांड है, उसमें केवल यहाँ पर ये लिखते हैं कि एज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, वहां लिख देना है सप्लाई इंक्रीजेस। समझ गए? पूरा का पूरा वही स्टेटमेंट है। जब डिमांड पढ़ो उसके तुरंत बाद सप्लाई पढ़ो, जब कॉस्ट पढ़ो उसके तुरंत बाद रेवेन्यू पढ़ो। दैट्स हाउ वी स्टडी। समझ गए? और इकट्ठे सब याद होते जाते हैं। ओके, लॉ ऑफ सप्लाई अभी फिर लौट के आएंगे उस पे, वो तो मैंने अभी कनेक्शन में पढ़ा दिया है। पहला तो फैक्टर है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, और हमें ये पता है कि गिवन कमोडिटी का प्राइस ऐसा है दैट सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस ऑफ कमोडिटी। है बात की नहीं? Yes. ये इनका रिश्ता है। ठीक है, अगला डिटर्मिनेंट डिमांड का याद करो। प्राइस ऑफ अदर गुड्स या रिलेटेड गुड्स। अरे देखो अलमारी में क्या है दिमाग दोनों लोग। प्राइस ऑफ अदर गुड्स रिलेटेड गुड्स था है कि नहीं? कॉम्प्लीमेंट्री, Yes. सप्लीमेंट्री, Yes, ma'am. ये वही है। अदर गुड्स मतलब सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री जिस तरह से डिमांड में लगाते थे कि अगर एक चीज की सप्लाई बढ़ रही है तो उसकी सप्लीमेंट्री की सप्लाई भी बढ़ेगी, क्योंकि दोनों साथ में ही यूज होते हैं। बात की नहीं? अगर सप्लीमेंट्री की सप्लाई घट रही है तो ओरिजिनल प्रोडक्ट की सप्लाई भी घट जाएगी, क्योंकि उसके साथ यूज करने वाला है ही नहीं ना। हाँ सॉरी, कॉम्प्लीमेंट्री। अगर सप्लीमेंट्री की बात चल रही है तो सप्लीमेंट्री जितना बढ़ेगा उतनी अपनी वाली घट जाएगी सप्लाई। है बात? ये उसी तरह से चलेगा सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। एक तो तीसरा फैक्टर क्या था? स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। नॉर्मल फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को इफेक्ट करते हैं जैसे डिमांड को करते हैं, लेकिन जब हम प्राइस के रिस्पेक्ट में डिमांड या सप्लाई निकालते हैं तो हम इन सारे फैक्टर्स को क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट। सेम फैक्टर की बात चल रही है। डिटरमिनेंट्स में हम सारे फैक्टर्स पढ़ते हैं डिमांड के और सप्लाई के, लेकिन जब हम लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई निकालते हैं तो इन सारे फैक्टर्स को हम कांस्टेंट कर देते हैं, केवल ये वाले फैक्टर्स पे हम स्टडी करते हैं लॉ को। है बात की नहीं? Yes, तो ma'am. बचे हुए फैक्टर्स के ही नाम यहाँ लिख रही हूँ। तीसरा है एक चीज जो यहाँ पर डिपेंड करेगी वो है प्राइस ऑफ इनपुट्स, जो कि नया आया है। क्यों? क्योंकि सप्लाई में तुम चीजें बना के बेच रहे हो, तुम्हारी इनपुट्स की सप्लाई पे भी तुम्हारी इनपुट्स की प्राइस पे भी तुम्हारी सप्लाई डिपेंड करेगी। ठीक है, तो डिमांड से एक फर्क है, क्योंकि डिमांड में हम सामान बस खरीद रहे होते हैं। बात की नहीं? प्राइस ऑफ द गिवन गुड, सीजन, प्रेफरेंस, केवल ये सारी चीजें काउंट में आती हैं। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी भी काउंट में आती है, बट प्राइस ऑफ इनपुट कभी डिमांड में काउंट नहीं आती। हम नहीं काउंट करते उसको, क्योंकि हम तो खरीद रहे सामान। लेकिन प्राइस ऑफ इनपुट सप्लाई वाला तो काउंट करेगा, क्योंकि वो तो सामान बना के बेच रहा है। तो जितना प्राइस ऑफ इनपुट होगा उतना ही डिटरमिनेंट में सप्लाई उसी हिसाब से बढ़ेगी, या फिर उसी हिसाब से प्राइस बढ़ेगा और सप्लाई बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है,
तो प्राइस ऑफ फैक्टर्स Yes. ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट, इन पे भी सप्लाई डिपेंड करती है। मान लो इनपुट्स के प्राइसेस अचानक बढ़ गए तो फिर प्राइस ऑफ द कमोडिटी बढ़ जाएगी। अगर प्राइस बढ़ जाएगी कमोडिटी की तो सप्लाई बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। ओके Yes. ओके ओके ओके। अगला है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म। यानी किसी फर्म का क्या गोल और क्या ऑब्जेक्ट है उस पर भी डिपेंड करती है उसकी सप्लाई, जो कि ऐसा ही है, इसको बस लिख लो। 6th है गवर्नमेंट सब्सिडीज। क्या है? गवर्नमेंट सब्सिडीज, ऊपर वाले हटा के यहाँ लिख दे रही हूँ। 6th है आपका गवर्नमेंट सब्सिडीज, यानी गवर्नमेंट आपको जितनी ज्यादा सब्सिडीज देगी उतना आपका प्रोडक्शन अच्छा रहेगा, उतनी ही सप्लाई बेटर रहेगी आपकी, है बात की नहीं? गवर्नमेंट अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग सब्सिडी देती है, ठीक है? ओके अच्छा, एक चीज जो है ये प्राइस ऑफ इनपुट्स में मैंने थोड़ी अलग तरह से बता दी है, इन अ वे रॉन्ग बता दी है। प्राइस ऑफ इनपुट्स का एक्चुअली मतलब ये है कि जितना हमारा कॉस्ट लग रहा है सामान बनाने में, ठीक है? क्या बात की नहीं? प्राइस ऑफ इनपुट्स का मतलब है जितना पैसा लग रहा है। अब इसका एक एंगल ये भी हो सकता है कि जितना पैसा हमें बनाने में लग रहा है, अगर हम प्राइस फिक्स रखेंगे कमोडिटी का तो जो हमारा प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा कि नहीं? Yes. मान लो कि पहले हम पेन 5 रुपए का बेच रहे हैं, ठीक है, और पेन बन जाता है 1 रुपए में, तो 4 रुपए प्रॉफिट है हमारा। अब क्या हुआ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी प्राइस ऑफ इनपुट बढ़ गए, प्लास्टिक महंगा हो गया, रिफिल महंगा है, उसका जो पॉइंट आता है वो महंगा है। अब पेन बन रहा है 2 रुपए का और मार्केट प्राइस 5 रुपए ही है पेन का आज भी, अगर उस केस में हमारा प्रॉफिट 3 रुपए हो गया। तो सिंस हमारा प्रॉफिट कम होता है तो हमारी सप्लाई कम हो जाएगी। तो ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है कि प्राइस बढ़ रहा है इनपुट का सप्लाई बढ़ेगी, दैट आई टोल्ड रॉन्ग। प्राइस अगर इनपुट का बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है। अगर प्रॉफिट कम हो रहा है तो सप्लाई कम हो जाएगी। तो प्राइस ऑफ इनपुट से हमें पहले प्रॉफिट काउंट करना होगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, ठीक है? और उससे निकलने वाले प्रॉफिट या लॉस से सप्लाई डायरेक्टली कनेक्टेड है, इनके प्राइस से इनवर्सली कनेक्टेड है, ठीक है? जो कि मैंने डायरेक्टली कनेक्टेड बता दिया था। जितना प्राइस ऑफ इनपुट बढ़ेगा उतना प्रॉफिट घटेगा, और जितना प्रॉफिट घटेगा उतना सप्लाई घटेगा, ठीक है? अगर प्राइस ऑफ इनपुट बढ़ रहा है तो सप्लाई एक्चुअली तुम्हारी घट जाएगी, ठीक? लेकिन अगर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है तो सप्लाई तुम्हारी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब कम टाइम में तुम ज्यादा चीजें प्रोड्यूस कर सकते हो टेक्नोलॉजी का फायदा उठा के। अगर अदर गुड्स के प्राइस तो बढ़ ही लोगे, अगर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म है तो फर्जी है। और अगला है सब्सिडीज, कि गवर्नमेंट जितनी अच्छी सब्सिडीज तुम्हें देगी, मान लो 10% 20% की रिबेट या कंसेशन मिल गई तो सप्लाई विल इंक्रीज, है बात की? यस सर। लेकिन गवर्नमेंट वहीं पर अगर सब्सिडीज नहीं दे रही है, सामान बनाने में ज्यादा पैसा लग रहा है, ये ज्यादा इनपुट्स आ रही है कॉस्ट, तो सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। ओके ओके, सो वी आर डन विद द डिटरमिनेंट्स, ठीक है? डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, कोई दिक्कत किसी को? नो। डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई है ये सारे जो मैंने पढ़ाए थे। अब मार्केट सप्लाई में क्या होता है, ये है डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई की क्या क्या चीजें इंडिविजुअल सप्लाई को इफेक्ट करती हैं। टोटल 6 पॉइंट मैंने लिखाए हैं, उसमें एक पॉइंट तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव है जो थोड़ा फर्जी है, लेकिन बाकी जो पॉइंट है वो एज इट इज आपको याद रखने हैं, ठीक है? Yes. तो मार्केट सप्लाई में अगर हम पढ़े तो मार्केट सप्लाई में जैसे इंडिविजुअल डिमांड में जितने डिटरमिनेंट होते हैं 6, मार्केट सप्लाई में इंडिविजुअल वाले भी काउंट होते हैं और मार्केट के अपने 3 और काउंट होते हैं मार्केट डिमांड में, है बात की नहीं? वैसे ही मार्केट सप्लाई में भी होगा। मार्केट सप्लाई में इंडिविजुअल सप्लाई के डिटरमिनेंट तो होते ही है, 3 एक्स्ट्रा होते हैं, वो भी लिख लेते हैं, ठीक है? यस सर। इसको हटा दूं मैं, अगली हेडिंग डालो डिटरमिनेंट ऑफ मार्केट सप्लाई, और लिखो डिटरमिनेंट ऑफ मार्केट सप्लाई will be influenced by all the factors of individual supply plus some other factors, ठीक है?
तो मार्केट की जो सप्लाई होती है वो इंडिविजुअल फैक्टर से तो इन्फ्लुएंस होती ही है, उसके अलावा उसके अपने 2-3 और भी होते हैं, ठीक है। तो ये है डिटर्मिनेंट ऑफ मार्केट सप्लाई। उसमें पहला तो फैक्टर है नंबर ऑफ फर्म्स इन मार्केट। मार्केट में कितनी फर्म्स है, ये सेम डिटर्मिनेंट है जो डिमांड में भी था, नंबर ऑफ कंज्यूमर इन मार्केट, ठीक है। जितने ज्यादा कंज्यूमर होते हैं मार्केट डिमांड उतनी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा फर्म होंगी सप्लाई करने वाली उतनी ज्यादा मार्केट सप्लाई होगी, ठीक है। Yes. अगला भी ऑलमोस्ट सेम ही था, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस, है बात की नहीं। तो प्राइस का जितना फ्यूचर एक्सपेक्टेशन होता था, अगर प्राइस का फ्यूचर एक्सपेक्टेशन होता था कि बढ़ेगा, तो डिमांड अचानक से बढ़ जाती थी, क्योंकि अभी का प्राइस कम है। लेकिन अगर Yes. प्राइस जो है वो फ्यूचर में गिरने वाला होता था, तो अभी डिमांड कम हो जाती थी, क्योंकि प्राइस गिरेगा तब खरीदेंगे लोग। तो उसी तरह फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में अगर लोगों को लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, तो क्या होगा? तो हम अभी खरीद लेंगे। खरीदेंगे क्यों, अभी तो बेचने का काम चल रहा है। अगर इसमें फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हो, अब प्राइस में तुम्हें सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, सप्लाई में, समझ गए। डिमांड में तुम्हें बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है जितना प्राइस कम होगा उतनी क्वांटिटी बढ़ेगी, लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई कहता है जितना प्राइस बढ़ेगा उतनी क्वांटिटी बढ़ेगी। इसका मतलब ये है, अगर मुझे फ्यूचर में उम्मीद है कि मेरी प्राइस बढ़ने वाला मेरी कमोडिटी का, तो अभी मैं बेचूंगा अपनी कमोडिटी? नहीं, अभी होल्ड कर लेंगे, ठीक है। तो देखो मजेदार बात, अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो क्या होगा? प्रेजेंट डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग फ्यूचर में उम्मीद कर रहे हैं कि पैसा ज्यादा खर्चा लगेगा, लोग अभी सारा सामान खरीद लेंगे, लेकिन प्रेजेंट सप्लाई गिर जाएगी, समझ गए। डिमांड फ्यूचर में अगर प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो आज डिमांड तो बढ़ जाएगी लेकिन सप्लाई घट जाएगी, और इसी को बोलते हैं सप्लाई डिमांड मिसमैच। इस चक्कर में जब सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड और बढ़ जाएगी, और फिर वही चलता रहता है कि प्राइस अचानक से बढ़ जाते हैं चीजों के, ठीक है। उतना डिटेल में हम नहीं जाते, लेकिन इतना समझ में आ रहा है ना तुम्हें, फ्यूचर में अगर प्राइस बढ़ने वाले हैं तो फिलहाल हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें पता है फ्यूचर में सामान महंगा हो जाएगा तो हम आज खरीद लेंगे। लेकिन अगर फ्यूचर में प्राइस हमारे बढ़ने वाले और मैं सेलर हूं, तो मेरी सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है। डिमांड सप्लाई एकदम अलग डायरेक्शन में काम करते हैं। तीसरा फैक्टर है मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। आई थिंक ये कॉमन है। तो मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ये है एक और फैक्टर जो मार्केट सप्लाई में ऐड हो गया है, ठीक है। मार्केट सप्लाई में इंडिविजुअल सप्लाई के 6 फैक्टर प्लस ये 3 और 9 फैक्टर होंगे टोटल, ठीक है, डिटरमिनेंट्स के। Yes, sir. ओके, अगला हमें पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ सप्लाई। क्या पढ़ने वाले हैं? लॉ। क्या होता है लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब? वही क्या है? लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट, कहता है कि there is a direct relationship, between price and supply while keeping other factors as constant। है बात की नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अगर तुमको कोई बोले सप्लाई का टेबल बनाओ प्राइस के हिसाब से, बड़ा आसान है, इधर प्राइस इधर सप्लाई। प्राइस है 5, 10, 15, 20, बढ़ता जा रहा है। सप्लाई भी 10, 20, 30,
40 बढ़ रही है, क्योंकि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ती जाएगी, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. बन गया, ये इधर प्राइस, इधर सप्लाई, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 5, 10, 15, 20 बन गया कर्व। Yes, sir. लॉ ऑफ सप्लाई Yes, अगर sir. कोई पूछेगा कर लोगे, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. ठीक है, इसको बना लो फिर। इसके होते हैं अजम्पशन। इस तरह मैंने डिमांड के अजम्पशंस तुम लोगों को करने को दिए थे, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई भी तुम लोग खुद ही करोगे, लेकिन बोल के बता देती हूँ। अजम्पशन क्या होगा? प्राइस ऑफ अदर गुड्स आर कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, टर्म्स एंड ऑब्जेक्टिव, जो भी डिटरमिनेंट है ना वो सबको कांस्टेंट बना दो। पहला डिटरमिनेंट क्या था? प्राइस ऑफ द अदर गुड्स, प्राइस Price. ऑफ अदर गुड्स इज द कांस्टेंट, ये होगा पहला अजम्पशन। दूसरा क्या था? इनपुट कॉस्ट, इनपुट फैक्टर्स, प्राइसेस ऑफ इनपुट फैक्टर्स, अजम्पशन होगा प्राइस ऑफ इनपुट फैक्टर्स विल बी कांस्टेंट। तीसरा क्या था? Yes, sir. गवर्नमेंट सब्सिडीज आर कांस्टेंट। फिर क्या था चौथा? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म्स आर कांस्टेंट। समझ गए? तो जो डिटरमिनेंट होते हैं उन सबका Okay. नाम लिख के और लिख दो कि दे ऑल आर कांस्टेंट एक्सेप्ट प्राइस, ठीक है। Yes, sir. यही बन जाते हैं assumption। पहला है प्राइस ऑफ अदर गुड्स कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं हो रहे हैं, देयर इज नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी, गोल्स ऑफ द प्रोड्यूसर रिमेन सेम। एग्जैक्ट यही चीजें लिखी हुई बुक में, ठीक है। सिमिलर Yes. चीजें लॉ ऑफ डिमांड के भी assumption में होता है, जो बाकी डिटरमिनेंट्स होते हैं उनको हम कांस्टेंट बना देते हैं, केवल प्राइस को चेंज करते हैं, ठीक है। assumption लिख लोगे? Yes, sir. assumption तुम्हें Yes, खुद sir. लिखने हैं इसके, ठीक है। ओके, तो मूवमेंट मतलब जिस तरह हमने डिमांड में पढ़ा कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, इंक्रीज और डिक्रीज, उसी तरह यहाँ भी हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन और इंक्रीज और डिक्रीज। तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होंगे अलोंग दी कर्व, और इंक्रीज और डिक्रीज होंगे बाहर और अंदर की तरफ। याद आया? Yes, sir. ठीक Yes, है। sir. पहले कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन और इंक्रीज और डिक्रीज कल डिमांड का तुम लोग ढंग से पढ़ के आओगे, वही सप्लाई का बता पाओगे, Okay. वरना डबल कंफ्यूज हो जाओगे। अब इसको कल पढ़ेंगे। आज के लिए लॉ ऑफ सप्लाई तक हमने पढ़ लिया है, हाफ चैप्टर नियरली ओवर, Okay. कल करते हैं, ठीक है। नोट्स फटाफट रिवाइज Okay. करो तुम लोग, वरना बड़ी बुरी हालत हो जाएगी, क्योंकि सिलेबस चल रहा है Yes, अपना sir. फास्ट। कंसीडरिंग की मुझे लग रहा है कि